% बहुजनों, मैं तुमसे पूछने आया हूं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, 50-58 साल से ऊपर महिलाएं और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को ट्रेन में टिकट में छूट मिलती थी ना आधा, तो आपको भी बुरा लगता था, आपने उनको जिता दिया, आपकी सिक्योरिटी खत्म कर दी। एंजॉय करिए, सब बेच दिया बारी बारी, और अब जमीन बेच रहे हैं, स्कूल बेच दिया। आपके विषय में आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा बेच दी, शिक्षा बेच दी, और उसके बाद सब बेच दिया। और उसका दोष क्या दे, उसने तो कहा ही था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हम और आप सोचे कि आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये हो रहा हमारे यहां, तो लायक और नालायक का तो ये कसौटी हो गई। फूलन देवी अपने घर की एक लायक लड़की। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच वालों से ज्यादा सम्मानित जो मंच के सामने आप सभी बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा घर चूंकि आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ, तो दिल्ली से आजमगढ़ जाने के क्रम में अयोध्या होकर गुजरते तो कई बार रहे, लेकिन आज पहली बार इस जिले में बतौर वक्ता आपके बीच में आया हूं, और आयोजकों का बहुत आभार और बहुत बधाई इस बात के लिए कि ऐसे माहौल में भी आप इतनी हिम्मत कर ले रहे हैं कि फूलन देवी पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस पे भी हम लोगों को बुला रहे हैं। अब हमें बुलाना आपने तय कर लिया, जाने के बाद देखिएगा क्या होता है। लेकिन अच्छा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले में जो कुछ दिन पहले तक फैजाबाद था, जब इसका विकास हुआ तो इसका नाम बदल के अयोध्या रख दिया। हालांकि हम लोग पहले जब जाते थे तो दोनों स्टेशन पढ़ते थे, फैजाबाद भी पढ़ता था, अयोध्या भी पढ़ता, फिर भी पता नहीं क्या फैजाबाद कबूल नहीं हुआ। मेरे जिले का भी नाम आजमगढ़ है, देखते हैं कब तक वो चलता है, उसका भी नाम बदलना चाह रहे हैं। और मैंने देखा कि 20-25 तो बड़े शहर ऐसे हैं जिसका नाम बदलना पड़ेगा, और गांव तक नाम बदलने लगे तो 2-3 सरकार तो नाम बदलने में निकल जाएगी। इतने नाम हमारे उत्तर प्रदेश में उस मिजाज के हैं जिस मिजाज वालों से इनको नफरत है। तो ऐसे अयोध्या के इस सरजमी पर मेरे पूर्व के वक्ता अभी बता रहे थे कि भाई ये अयोध्या का इतिहास यही नहीं है। कहते हैं कि उनके भगवान यहां पैदा हुए, मानते हैं वो, लेकिन इसका इतिहास एक बुद्धिस्ट परंपरा का भी इतिहास है। और इस मंच पे भी आपने 2 झंडा लगाया है, एक तरफ वाला झंडा जय भीम का है और एक तरफ ये पंचशील का झंडा है। तो मैं इन रंगों को जब देखता हूं, बाबा साहब को भी नीला रंग बहुत पसंद था। मानवर कांशीराम ने तो उस नीले रंग को राजनीतिक रंग बना करके हाथी का चुनाव चिन्ह लिया। तो हाथी विराटता का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, वो तथागत बुद्ध से आ रहा है। और बुलंदी का प्रतीक,
हमारे यहाँ ओबीसी समाज के लोग हैं, वो पीले रंग को बहुत अपनी चेतना से, अपनी विरासत से जोड़कर देखते हैं। लाल रंग को क्रांति का रंग कहा जाता है। और इस पंचशील के झंडे में आप देखेंगे वो सारे रंग हैं। मुझे लगता है कि वैचारिक ताकत हमें अगर कहीं से लेनी चाहिए तो वो तथागत बुद्ध की ताकत है, जो समता और न्याय की ताकत है। तो ऐसे आयोजन में आज आने का ऐसे वक्त में मौका मिला है जब आज ही के दिन इस देश में एक महिला आदिवासी पहली बार राष्ट्रपति बनी और आज उन्होंने शपथ लिया है। और ये बड़ा दिन है, गौरव का दिन है। मैं तो इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। नीरज भाई ने जिक्र किया, क्योंकि 75 साल में बहुत लोगों का शासन रहा, उन्हें तो नहीं फिक्र हुई कि कोई महिला आदिवासी भी इस राष्ट्र की राष्ट्रपति हो सकती है। बहुत लोगों को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो पहली बार अगर कोई बन रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक स्वागत है, प्रतीकात्मक उपलब्धि है, एक व्यक्ति की उपलब्धि जिसका विरोध आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन व्यक्तियों के बीच में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल अपनी उपलब्धि नहीं होती, पूरे समाज की उपलब्धि होती है। और उसी दिल्ली की संसद तक पहुंचने वाली एक वीरांगना का नाम था फूलन देवी, जो केवल व्यक्तिगत नाम नहीं है, वो एक क्रांति का नाम है, एक विद्रोह का नाम है, एक उम्मीद का नाम है। इसलिए आज के दिन फूलन देवी को याद करना मेरे लिए बड़ी बात है। आज सुबह सुबह एक कविता देखी, वो सोचते थे हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे, वो सोचते थे कि हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे और बगीचा उफ तक न करेगा, मगर उनका फूलों में, बगीचों में फूलन से मिलना बाकी था। नाम रखा था उनका फूलन देवी, जो फूल से कोमल, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि, गरीब पृष्ठभूमि। क्योंकि शुरुआत फूलन देवी से ही करना जरूरी है, हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी बालिका, एक ऐसी बच्ची जो अपनी मां से इस बात के लिए लड़ती है कि हमारे इलाके में हमारे लोगों का कोई सम्मान क्यों नहीं, कोई भी क्यों अपमानित करता रहता है। बहुत कम उम्र की थी। एक किस्सा मिलता है कि फूलन देवी दिन भर अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करती हैं, एक सवर्ण के घर पे, उसका घर की दीवार बनाने की। और शाम को जब जाने लगती है तो उनको मजदूरी नहीं देते, वो काम करा लेते, मजदूरी नहीं देते। तो जब वो जाने लगती है, मजदूरी नहीं मिलती, अपमानित करते, गाली देते, सारे लोग वापस लौट जाते। फूलन लौट के आती और रात के अंधेरे में जो दीवार दिन भर में बनाई रहती उसे गिरा देती। और उसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल। हमारे यहाँ कहावत है, पूत के पांव पालने में होनहार बीरवान के हो चीकने पार। कहावत 2 ठो हमने बोला। एक की शुरुआत थी पूत के पांव पालने में, तो पुत्रियों के पांव। दूसरी कहावत होनहार बीरवान के, दोनों पुरुषों के ऊपर एक कहावत बनी है। हमारे यहाँ कविता भी लिखी तुलसीदास ने, तो लिखा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा अगर लायक है तो पैसा जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बेटा ना लायक है तो भी पैसा जुटा क्या करोगे, सब बेच खाएगा। आजकल एक बेटा प्रधानमंत्री बना है इस देश का।
भाई सदियों से जो आजादी में जितना लायक था, जितना लोगों ने जुटाया था, दोनों कबीर ने दोहा लिखा है। मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषा वाषा देने मुझे आता नहीं, ये तो सोशल मीडिया की देन है भाई। अच्छा एक बात बताएं, बातचीत करने की शैली में ही करूंगा क्योंकि हम लोग हैं प्रोफेसर लोग, व्याख्यान देने का तो ज्यादा गंभीर हो जाने में बात होती नहीं। हम तो अपने गांव अपने इलाके में आए, मैं तो ये मानता हूं आप लखनऊ और लखनऊ से आगे जितना बढ़ते जाइए बोली भी लगभग वही मिलेगी, भाषा भी वही मिलेगी, मिजाज भी वही मिलेगा, और वही बदहाली, वही जहालत, वही गरीबी भी मिलेगी। तो हमारे कबीर ने का दोहा लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कबीर साहब लिखा तो सबके लिए, लेकिन उल्टा हो गया। अब भाई अब क्या हो रहा है, दूसरे का भी जितना हड़प ले वो सब हो रहा है, और दोनों हाथ उलीच के किसको दिया जा रहा है, जो चुनाव लड़वाते हैं अपने दोस्त अंबानी और अडानी जो प्रधानमंत्री बनवाते हैं। तो वो एक बेटा ऐसा भी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नारा याद है। बड़े और वैचारिक मंचों से कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। व्यक्तियों की औकात ही क्या है, हम तो प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। तो उसने बड़ा हाथ फैलाकर नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, 50-58 साल से ऊपर महिलाएं और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को ट्रेन में टिकट में छूट मिलती थी ना आधा, तो आपको भी बुरा लगता था, आपने उनको जिता दिया, आपकी सिक्योरिटी खत्म कर दी। एंजॉय करिए, सब बेच दिया बारी बारी, और अब जमीन बेच रहे हैं, स्कूल बेच दिया। आपके विषय में आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा बेच दी, शिक्षा बेच दी, और उसके बाद सब बेच दिया। और उसका दोष क्या दे, उसने तो कहा ही था मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हम और आप सोचे कि आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये हो रहा हमारे यहां। तो लायक और नालायक का तो ये कसौटी हो गई। फूलन देवी अपने घर की एक लायक लड़की थी। लोग कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को ताकतवर कहलाने के लिए मर्दानी कहलाना पड़ता है। यानी ताकत किसके पास होती है, मर्द के पास। औरतें तो वैसे ही कमजोर होती है। इसलिए मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, मैं भी इसका इस्तेमाल करते रहता हूं। अभी हम आ रहे थे, हमारे सुमित भाई आए हुए हैं दिल्ली से, नीरज भाई है, तो हम ये बात कर रहे थे कि वीरांगना शब्द तो वीर से बना हुआ है, वीर की अंगना, यानी ताकत किसके पास, ताकतवर कौन, पुरुष। महिलाओं के लिए ताकतवर कोई शब्द ही नहीं बना। हम इतने महिला विरोधी समाज हैं, हमने महिलाओं के नाम पर कहावतें नहीं बनाई है, महिलाओं के नाम पर ताकत के शब्द नहीं बनाए हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई बनाया है तो केवल और केवल गालियां बनाई है। हमारी सारी गालियां महिला विरोधी होती है। ऐसे समाज में फूलन देवी का जन्म, और फूलन देवी जो बचपन से ही विद्रोही तेवर के थे। मैं इसलिए वीरांगना की बजाय क्रांतिकारी और विद्रोही फूलन को याद करता हूं, और इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए बहुत शिद्दत से गौरवान्वित महसूस करता हूं। उस फूलन ने सहा अपने जीवन में वह सब कुछ जो इस मुल्क की महिलाएं, और उसमें भी कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा घरों की महिलाएं जाने कितने सालों से सहती चली आ रही। जो फूलन के ऊपर हुआ वो इस देश में महिलाओं के ऊपर कोई पहली घटना नहीं थी। महिलाओं पर वो जुल्म तो जाने कब से हो रहे थे, मगर महिलाएं उसे सह रही थी। विद्रोह का तेवर बहुत कम निकला,
जब हमारे यहाँ संत आंदोलन चला तो अय्यंकाली से लेकर के तमाम विद्रोही नायिकाएं निकली, लेकिन वो बहुत बाद में आकर के 18वीं शताब्दी 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले के रूप में एक महिला निकली, जिसने अपना घर छोड़ा, समाज छोड़ा, अपनी मर्यादा को छोड़ा जो समाज के थोपी गई मर्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोबर फेंके गए, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर कीचड़ पत्थर और गोबर फेंकते चले गए और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को पढ़ाती चली गई, आने वाली पीढ़ियां मेरा हिसाब करेंगी। और आज सावित्रीबाई फूले इस देश की महिलाओं की आइकॉन बन करके उभरी। लेकिन वो झेला जो फूलन ने, वो उन्हें नहीं झेलना। लेकिन यह भी सच है कि स्कूल खोलने के लिए, बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ा था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, उन्हें घर से निकाल दिया। यही तो सजा थी उन्हीं। ज्योतिबा फूले अगर कोशिश करते कि पुणे के भीड़ावली गांव में राम मंदिर बनवाना है तो हो सकता है चंदा भी मिल जाता। ये स्कूल बनवाना था, घर से निकाल दिया। ये फर्क है हमारे समाज में। लेकिन नायिकाएं कैसे, नायक नायिका कैसे उभरते हैं, ये उसका इतिहास है। ज्योतिबा फूले किस जाति से आते थे? माली जाति से थे। और माली आजकल किस कम्युनिटी में आते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी को तो, यहाँ के ओबीसी को तो पता ही नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और देखिए भाई, हमने शुरू में ही कर दिया था, आप लोगों ने हमें बुलाया है और नीरज भाई हमारे पहले बोल चुके हैं। और नीरज भाई जहां बोल देते हैं वहां जैसे लगता है कि लकीर खींच दिया है, इसके नीचे तो मत जाना, ऊपर ही रहना। और इतना नाम लेके उन्होंने आलोचना कर दी। और रहते लखनऊ में है, इनको पता नहीं बुलडोजर से डर क्यों नहीं लगता है। जब ये नहीं डर रहे हैं तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के पहली आलोचना मैं ये करता हूं कि इसे उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी ज्योतिबा फूले के नाम पर रखे गए जिले का नाम बदलते हैं। और यह गुनाह आपके लोगों के ऊपर है और इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ज्योतिबा फूले के नाम पर तो जिले का नाम रख दिया था। आज भी किसी संघी की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया या फूले के नाम पर कोई इमारत, कोई भी संस्थान रख दिया जाए, उसका नाम बदल के वो दिखा दे। लेकिन हमारे लोगों ने यह गुनाह किया। अब ये जानबूझ के किया या उनसे करवाया गया, गुनाह तो गुनाह है भाई। उसी गुनाह में शामिल था प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना। माफी तो मांगनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप आज चाहते हैं कि मानते हैं कि गलती हुई है, परशुराम की कटार उठाने में हिचक नहीं होती है और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया, 2 लाइन बोल के कहिए ना कि उससे हमारी गलती हुई, हमारी सरकार बनेगी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू करेंगे, ये आपको कहना चाहिए। ये काम हुआ तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, जब ज्योतिबा फूले को घर से निकाला तो स्कूल खोलने के लिए जमीन देने से लेकर रहने के लिए घर देने वाले शख्स का नाम था उस्मान शेख। और उनकी बहन फातिमा शेख उनके स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस साझे विरासत वाले ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख के देश में आज यहां पर बोला जा रहा है 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को इस देश से बाहर करना है, इसलिए 85% बहुजनों मैं तुमसे पूछने आया हूं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या?